नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जो हर चुनाव में सबका सपना अपना घर के वादे के साथ सामने आती है। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी घोषणा पत्रों में जो वादा अग्रिम पंक्ति में रहता है वो सरकार बनने के बाद किस कतार में खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएम आवास योजना पर सियासत की आंच तेज हो गई है। आखिर क्या है इसकी पूरी सच्चाई और क्या है कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। दिसंबर 2023 में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को रफ्तार मिली है। बीते 11 महीनों में 39,834 मकानों का निर्माण पूरा हुआ है। इनमें से 44,419 घर लाभार्थियों ने खुद की जमीन पर बनाए हैं, जबकि 5,415 मकान किफायती आवास परियोजनाओं के तहत तैयार हुए हैं। अब कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अंबिकापुर में 3.5 लाख नए पीएम आवासों की सौगात देने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सियासत भी गर्म होती जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया है कि मोदी सरकार की एक और गारंटी अब पूरी होने जा रही है। उनके मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर तय 18 लाख मकानों का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। 13 तारीख को आएंगे, अंबिकापुर में उनका कार्यक्रम है। 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास फिर देकर जाएंगे और जब ये 3 लाख से अधिक आवास देंगे तो 2011 की सर्वे सूची पूर्ण होगी, आवास प्लस की सूची पूर्ण हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुराने जितने सूची थी प्रतीक्षारत वो सब पूर्ण हो जाएगी। 18 लाख से आगे हम निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस इस दावे को खारिज कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का सीधा सवाल है, क्या बीजेपी ने अपनी उपलब्धि गिनाते वक्त कांग्रेस शासन में बने 10 लाख मकानों को भी अपने लिस्ट में जोड़ लिया है? और अगर नहीं तो ये आंकड़ा 18 लाख कैसे पहुँचा? तो ये तो लगातार कह रहे हैं कि 18 लाख आवास, पहले तो बोलते थे 18.5 लाख आवास हम सरकार आते साथ पहला दस्तखत करेंगे। दस्तखत भी कर दिए तो फर्जी दस्तखत, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है 18.5 लाख आवास के लिए। 1 साल के बाद 8 लाख आवास स्वीकृति करा के लाते सेंट्रल से, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मोदी की गारंटी पूरा। अब ये कौन सा 3 लाख आवास देने आ रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री अलग से बोल रहे हैं कि नहीं 18,000 और स्वीकृति मिला है। मतलब आखिर हितग्राहियों को सरकार इतनी झूठ क्यों बोल रही है, जबकि हमारी सरकार की आचार संहिता लगने से पहले 17 लाख आवासों में 10 लाख आवास स्वीकृति कर उनका पहला किस्त हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने स्वीकृति किए थे। उस चीज को उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या उस 10 लाख को छोड़कर अलग से 18 लाख आवास दे रहे हैं क्या सरकार? तो आवास पे आकर इतने गुमराह क्यों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष उस पीठ पर लिखे आंकड़ों की सच्चाई टटोल रहा है। कहीं एक छत की उम्मीद में बैठे लाभार्थी हैं तो कहीं सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राजनीति। अब असली सवाल यही है, ये विकास जमीन पर उतरा है या सिर्फ सरकारी फाइलों में फ्लैट बना बैठा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कौन दे सका, ये बड़ा सवाल है कि आखिर किसने प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारा। क्या पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल में इस दिशा में बेहतर काम किए, यह वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार इस दिशा में बहुत अच्छे काम कर रही है? लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री और आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की धरा पर आएंगे, 13 तारीख को अंबिकापुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, तो जिन 3 लाख आवासों को देने की बात कही जा रही है उनमें कितनी सच्चाई होगी? और जो 18 लाख आवास दिए जाने का आंकड़ा सामने आया, जिस पर कांग्रेस कह रही है कि कहीं आपने हमारी सरकार के कार्यकाल में जो आवास निर्मित हुए थे उन्हें तो नहीं जोड़ दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये आज इस चर्चा में गहराई से जानने की हम कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर धरातल पर कितने प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हुआ है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका स्वागत कराते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी स्टूडियो में मौजूद है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती जी, लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर
सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। अब जब शिवराज सिंह चौहान आएंगे छत्तीसगढ़ में और 3 लाख आवासों को देने की बात कही जा रही है, तो इस पर एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने भी दागा है कि जो 18 लाख आवासों का डेटा आप दे रहे हैं, उसमें तो कुछ आवास ऐसे हैं जो हमारी सरकार के कार्यकाल में निर्मित हुए थे। तो कितनी सच्चाई इसमें आप देखते हैं? क्या वाकई डेटा का बंदरबाट हुआ है पीएम आवास योजना में? अमित जी, सबसे पहले मैं आपको करा दिए इन्होंने। हमारे अभी टूरिस्ट सीजन था, अभी लोग आ रहे थे, इनकी लापरवाही से ये पूरा सीजन हमारा बर्बाद हो गया। लेट्स कम सत्यपाल जी जी राजीव जी, देखिए, जो जब 2014 के पूर्वार्ध में जब हमारी सरकार आई केंद्र में, तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारा सपना है हर गरीब का छत हो अपना। हमारा सपना हर गरीब का छत हो अपना। धनाढ्य लोगों के अपने घर हो जाते हैं और जो मध्यम वर्ग है उनको भी बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन गरीब कहाँ पर जाए जी। और इस महत्वाकांक्षी जो फ्लैगशिप योजना को लेकर जब हमारी सरकार आती है तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है। पूरा देश भर में विभिन्न जगह पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ दिखती थी वहाँ पक्के मकान बन गए और इसी का प्रतिसाद था कि 2 बार हमारी सरकार चुनी गई। और इस बीच जो हमारी पहली सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, उस समय भी इसका बड़ा फायदा मिला, लेकिन 2018 में हम हार गए। लेकिन अमित जी, दुर्भाग्य से जो हमारी सरकार को जो हम ला रहे थे, भूपेश बघेल जी ने बीच में प्रधानमंत्री आवास की योजना का राशि का उन्होंने अपना जो राज्यांश रहता है उसे उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम राज्यांश दे रहे हैं तो इसका नाम बदला जाए, प्रधानमंत्री आवास क्यों है। इस योजना का आधा पैसा केंद्र देती है, आधा 60% केंद्र देती है, 40% राज्यांश राज्य देती है जी। तो उसमें काफी आवास लोगों को नहीं मिला, स्वीकृत नहीं हुई और पैसा लैप्स हो गया। इस बीच ये विवाद चलता रहा, इस बीच चुनाव आ गए। लेकिन कांग्रेस अगर हटा रही है तो 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूं कि चलिए इसने दिया है जी, कांग्रेस के स्वीकृत है, लेकिन वो तो बीच में झूल गए थे। हितग्राहियों का मकान नहीं बना, फिर हितग्राहियों ने कहीं से भी सूद लेकर या कहीं से भी अपना मकान बनाया। तो कांग्रेस यदि उसका राजनीतिक लाभ की बात करती है तो ले ले, लेकिन हकीकत में यथार्थ में हमारी सरकार के समय जो चली आ रही है फ्लैगशिप योजना है, उससे हितग्राहियों को लाभ हुआ है और हर गरीब का सपना उसका छत हो अपना, इसे हम चरितार्थ कर रहे हैं जी। अभी शिवराज सिंह जी आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने और आगामी समय भी बहुत सारे आवास स्वीकृत किए जाएंगे। जो महिलाएं उनका पहली बार मकान हो रहा है, वो अगर फ्लैट खरीदेंगे तो उनके पैसे में सब्सिडी की रकम जाएगी। कुल मिलाकर पूरे भारत देश में जो हमारी योजना चल रही है वो फलीभूत हो रही है और ये कोई चुनावी भाषण नहीं है। इसे हम अंगीकार करते हैं, इसे स्वीकृत कराने के लिए पूरे मन प्राण से इसकी ट्रैकिंग होती है, इसकी ऑडिटिंग होती है कि कोई भी जो गरीब है उसका मकान निश्चित रूप से बने, उसके पीछे कोई रोड़ा नहीं आए। ठीक है, प्रशासनिक लापरवाही से कभी होता है कि कभी मकान नहीं बन पाए, हितग्राही का राज्यांश नहीं आ पाए, लेकिन अंतोगत अमित जी उस गरीब का घर अपना होगा और ये जो हमारा स्वप्न है इसे पूरा करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकार कह रही है कि हम अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और गरीब को आवास मिलना भी चाहिए, भला क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फ्लैगशिप योजना है सरकार की। लेकिन सुरेंद्र जी, कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि जब भूपेश बघेल की सरकार थी लगातार राज्यांश को लेकर विवाद उठता रहा। लेकिन सुरेंद्र जी, वर्तमान में क्या मानते हैं, कितने आवास आपके कार्यकाल में बनाने में सरकार सफल रही थी? देखिए अमित जी, बेहद महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है जी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए जी। मैं आपके सामने ये पीएम आवास की सरकारी साइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये खोल के रखा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसे संवेदनशील विषयों पे कैसे राजनीति करते हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये योजना 2015 में लागू हुई, 2015 से लेकर 2018 तक दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। अंतिम बजट अभिभाषण में पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूँ अमित जी, 2015 से लेकर 2018 तक केवल 2,37,000 आवास बने, जबकि 18 लाख का जो लक्ष्य था वो 2015 में छत्तीसगढ़ के लिए तय किया गया था जी। फिर छत्तीसगढ़ की जो 13 लाख से ज्यादा जो लोग हैं जो हितग्राही हैं उनके हक का गला घोटा गया, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगेंगे? हमारी सरकार ने 9,78,000 आवास बनाए उसी 18 लाख के लक्ष्य में, और ये कह रहे हैं कि राशि ले पैसा जमा नहीं किया गया। होगा 2020-21 में 5,40,000 करोड़ रुपया का राज्यांश जो है मैचिंग ग्रांट के रूप में जमा किया गया था पंजाब नेशनल बैंक से। मोदी सरकार ने जो मैचिंग ग्रांट है वो मिलने के बाद भी वो स्थगित किया और उस लक्ष्य को 3 साल आगे बढ़ाया, 1 साल भी नहीं।
और आज जो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो कि अभी राजनाथ जी आके जो घोषणा करेंगे उससे 18 लाख आवास का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो ये 18 लाख अभी का लक्ष्य नहीं है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि हमने वादा किया था 18 लाख देंगे। हमारे मंत्री ने शपथ लेने के बाद पहला काम किया 18 लाख लोगों को आवास देने का। तो भाजपा के नेता 18 लाख लोगों की या छत्तीसगढ़ के आवासहीन लोगों से माफी मांगे। आज ये वर्तमान में ये पोर्टल में आप दर्ज आ गई जो छत्तीसगढ़ को संशोधित लक्ष्य तो 2015 से लेके आज तक के जो आंकड़े हैं वो मात्र 23,26,000 है। जो आने वाले 5 साल तक बनेंगे वो आंकड़ा भी इसमें शामिल है। और जो बन चुके हैं उनकी संख्या 13 है जो कुल लक्ष्य का 57% होता है। और लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का जो औसत % है जो कई भाजपा शासित राज्यों से ज्यादा है। ठीक है सुरेंद्र जी, भाजपा ने तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सफलता हासिल की जैसा कांग्रेस कैरियर बनाने में आवासों को, लेकिन जब 5 साल आपकी सरकार थी सुरेंद्र जी, 2018 से लेकर 23 के बीच का अगर हम आंकड़ा देखें तो क्या मानते हैं, क्या लक्ष्य के करीब कांग्रेस सरकार पहुंच पाई थी? कितने आवास आपने निर्मित कर पाए? जी सुरेंद्र जी, आप ही से सवाल है जी। बने हैं जो अधिसंख्यक प्रदेश की सरकार बने जी उस भावना है जो मैचिंग की लक्ष्य को बढ़ा 3 साल जी तीसरे छतड़ के हितग्राहियों का गला घोटना। अमित जी सवाल तो यही है, जब मैचिंग ग्रांट की राशि पंजाब ने शुरू की फिर क्या कारण दिया अब जो केंद्र एक ये भावना जो होती है। और अभी राजीव जी हाउसिंग बोर्ड और तमाम सारे जो बिल्डर के साथ कमीशन इनका तरह के भाजपा के नेता मंत्रियों को जी ठीक है। सुरेंद्र जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वॉइस में काफी डिस्टरबेंस है, पैनलिस्ट को आवाज उनकी स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। अनिल चौबे जी का मैं रुख कर लेता हूं। अनिल चौबे जी, अब सवाल ये हो गया है कि किसने कितना दिया, क्योंकि लगातार ये दावे होते हैं कि राज्यांश तो आता है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाया पूर्ववर्ती सरकार में। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और जब ये योजना शुरू हुई थी तब भी भाजपा की सरकार राज्य में थी। लेकिन इन 10 सालों में क्या आपका विश्लेषण कहता है अनिल जी, क्या वाकई काम हुआ पीएम आवास योजना को लेकर, या फिर सिर्फ फाइलों में ही जो आंकड़े हैं वो घूम कर रह गए? ऐसा है सर जी कि पीएम मतलब ये घर वाली जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जी। हर गरीब को घर मिले, घर मिलने पे जो उसको सुख शांति मिलती है, शायद बहुत कम लोग इसको महसूस करते होंगे, लेकिन बहुत अच्छी योजना है। अब सवाल ये है कि ये तेरा घर ये मेरा घर, ये तेरे आंकड़े ये मेरे आंकड़े, मेरा दोनों सरकारों से या चारों जो भी सरकार से है कि आप आंकड़े मत दो कि मैंने इतने लाख स्वीकृत कर दिए। जनता ये जानना चाहती है कि आपने 1000 स्वीकृति में कितने मकान बना के दे दिए, मतलब चाबी सौंप दी। जब चाबी सौंपोगे तभी उसका फायदा है। आंकड़ों का खेल तो बहुत गजब का है, मतलब आईएएस जो है आंकड़ों का खेल करते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर में डाला ये है, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, सर हमको 20 लाख मकान बनाने हैं, स्वीकृति दे दीजिए। केंद्र ने भी एक चिट्ठी जारी कर दी, स्वीकृति दे दी। इधर नेताओं ने अपने पोस्टर बैनर लगा दिए कि हमने 13 लाख या 20 लाख मकान स्वीकृत होने के बाद कितने घरों को, कितने गरीबों को चाबी मिली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े कुछ और हैं, वो चाबियां कुछ और कह रही हैं। मतलब उतने लोगों को मकान नहीं मिले हैं जितने लोगों की दावेदारी की जा रही। अब ये कांग्रेस की सरकार में हुआ या इनकी सरकार में हुआ, गरीब का तो दोनों जगह नुकसान हो रहा है ना। तो मेरा ये दोनों सरकारों से कहना है कि भाई आंकड़े मत खेलो। आप तो ये बताओ कि 1 साल में हमने इतने घर बना के इतने लोगों को बसा दिया। बिल्कुल, ये आंकड़ा सही होना चाहिए। जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार का लगातार ये दावा होता था कि केंद्रांश हमको नहीं मिल पाता था, जिस वजह से इसमें काफी व्यवधान हुआ। तो क्या ये माना जाए कि 5 साल तक छत्तीसगढ़ में योजना जो थी वो सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था राज्य को वो नहीं मिला? क्या कांग्रेस का दावा आप सही देखते हैं? नहीं, केंद्र से क्योंकि इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे तो इसलिए निश्चित ही कुछ ना कुछ रोड़े लग रहे थे जी। लेकिन चूंकि ये नेशनल योजना थी, प्रधानमंत्री अपने आवास योजना, इसलिए इसमें कितनी देर रोक सकते थे। इनके जो अधिकारी चाहते तो जाके वहां से राजहंस ले आते थे, लेकिन इनके संबंध इतने वो थे
कि ये जाते ही नहीं थे, चिट्ठियां लिख दी, ये सब से इनके लिए काम करना पड़ता है। और केंद्र सरकार को भी इनका राजस्व नहीं रोकना चाहिए था, उनको देना चाहिए था, क्योंकि ये गरीब का मामला है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए थी। लेकिन चलो हुई है तो दोनों तरफ से हुई है, इन्होंने राजस्व नहीं दिया, उन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया, इससे नुकसान तो गरीब का हुआ ना। बिल्कुल। जो उसको 4-5 बरसातें जो टेंट में गांठना पड़ी या टपकते मकान में या सांप बिच्छू के बीच में गुजारना पड़ी, उससे तो उसको मुक्ति मिल जाती। जबकि ये योजना बहुत अच्छी है, हर गरीब को शौचालय के साथ मकान मिल रहा है, मतलब एक अच्छी योजना है। और मैंने तो जाके धरातल पे इसका काम भी किया है, देखा भी है कि जिन गरीबों को ये मकान मिला है, उनके बच्चों से जब हमने पूछा कि एक बल्ब भी है, शौचालय भी है, एक पक्का घर भी है, तो वो इतने खुश थे जैसे कि उनको ताजमहल मिल गया हो। बिल्कुल, अपना घर मिलने की एक अलग ही खुशी होती है, वो और एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। और दोनों सभी सरकारों को आंकड़े नहीं दिखाना चाहिए कि जैसे अभी स्वराज सिंह आ रहे हैं, उनका 3 लाख स्वीकृत। अरे स्वीकृत करने में तो एक चिट्ठी रहती है, इन्होंने 4 चिट्ठी भेजी, आपने 1 चिट्ठी भेज दी। अरे आप 3 लाख की चाबी बताओ कि 3 लाख की चाबी हमने दी। जी बिल्कुल, ये चाबी क्या राजीव जी दी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही कि आप लगातार दावे करते रहे, लेकिन 10 साल में भी जो लक्ष्य था हम उसे हासिल नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल, जो चाबी की बात हो रही है, मैं कुछ ऐसे भी बता दूं, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो स्लम्स होते हैं, जो झुग्गी क्षेत्र में, तो लोगों ने अपने मकान बनाए और उसका पैसा 4 पार्ट में आता है। जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब स्लैब ढलता है, फिर जब वैल्यू से हटता है, तो जब हमारी सरकार थी, जब दोनों का समन्वय था, तो बिल्कुल हर हितग्राही का काम होता था। अब उसके बाद जो राजनीति के पचड़े, जो वरिष्ठ पत्रकार जी है, अनिल साहब भी बोल रहे हैं कि दोनों सरकारों के बीच में कभी इन्होंने रोका, कभी इन्होंने रोका। निश्चित रूप से उस समय हितग्राही बहुत परेशान हुए। मैं खुद भी चूंकि जमीन की राजनीति करता हूं, तो बहुत सारे हितग्राही आते थे, भैया हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। लेकिन आज मैं आप दोनों को, अनिल जी और अमित जी, आप दोनों को बता दूं, और सुरेंद्र जी को भी बता दूं, आज बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। हितग्राहियों के जो अकाउंट्स है, अगर वो मकान कहीं सीधा ले रहे हैं, जो सरकारी एजेंसियों के हाउसिंग बोर्ड है जिसमें कि गरीबों के लिए अलग से मकान आवंटित, उनके खातों में सब्सिडी दी जा रही है, चाबी बिल्कुल मिल रहा है। और या यदि कोई अपने स्थान पर बना रहा है, तो उसका भी जो स्लैब है, जो 4 किश्तों में पैसा आता है, वो बिल्कुल आ रहा है। और मैं इससे कह रहा हूं कि हमारी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये हमारा स्वप्न है कि हर गरीब का मकान हो। तो उसके लिए मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है कि बैंकों में पैसा हो रहा है कि नहीं, आहरण हो रहा है कि नहीं, और हितग्राही तक जा रहे कि नहीं। और इसके लिए विजय शर्मा जी ने एक टीम भी बनाई है, और उसी के उद्घाटन के लिए देखिए एक और बात है, चूंकि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो आने से भी एक संदेश जाता है कि अब कोई हिल हवाला नहीं चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत प्रशासनिक जो जकड़ता है, जो नौकरशाह है, चाहे कांग्रेस के बंधुओं की सरकार रहे या हमारी सरकार रहे, थोड़ी सी लैकुना होती है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं। इसीलिए फाइलों को आगे बढ़ा दिया जाता है, कहीं फाइलें फंस जाती है। तो ये जब कोई केंद्रीय मंत्री आता है और वो बैठक लेते हैं, तो राज्य और केंद्र के दोनों मिलकर जब इसकी बैठक लेते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसकी ऑडिटिंग होती है, तो काम द्रुत गति से चल पड़ता है। तो जो चिंता है, आज जो हमारे बहस का विषय है कि किसने बनाया, कब बनाया, तो ये चिंता हमें अब दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री आता है, उनकी भी ये इच्छा रहती है कि कोई हितग्राही आकर बीच में ना बोले कि साहब आप, मैंने तो, मेरा स्वीकृत हो गया, मेरी राशि कहाँ गई। तो सब कोई चाहते हैं कि इस प्रकार से जो ये योजना चल रही है, ये केवल बैनर पोस्टर तक दबे न रह जाए, ये धरातल पर क्रियान्वयन है, और इसका क्रियान्वयन हो रहा है, बहुत अच्छी गति से चल रहा है। और हम कह सकते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन 96% तक ये काम चल रहा है, और किसी भी हितग्राहियों को इसे रोका नहीं जाएगा। और हम तो और चाह रहे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। और इसके योजना से अमित जी एक बात और है, अर्थतंत्र में भी क्रांति आती है। जो सीमेंट, जो छोटे दुकानदार, उनकी सीमेंट बिकता है, उनका रेत बिकता है, उनकी छड़ बिकती है। जब मकान नया बन जाता है, तो वो सौंदर्य मकान को सजाने के लिए भी कुछ कार्यकलाप करते हैं, कुछ तो इससे बाजार वो आगे बढ़ता है। और आप देख रहे हैं कि आज सारे प्रदेशों में बाजार का कब्जा है। तो जब बाजार आगे बढ़ता है, तो हर हाथ को काम मिलता है और हर पेट को रोटी मिलती है। तो सीधा सीधा ये अर्थशास्त्र है, और इस अर्थशास्त्र में हम काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम आगे भी इसमें सफलता पाएंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, सरकार भी कहीं ना कहीं अब इस बात को मान रही है पैनल में कि कमी कहीं रही है, लेकिन सीधे तौर पर इसके लिए जो अफसरशाही है वो जिम्मेदार है। लेकिन क्या कांग्रेस भी यही देखती है? क्या वाकई सरकार की मंशा अच्छी थी, लेकिन जो सिस्टम है उसकी वजह से पूरा काम नहीं हो पाया, मानते हैं आप?
अमित जी, सरकार के दावे झूठे हैं या तो सरकार का चरित्र जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह हो गया है, ये देखना ही नहीं चाहते। देखिए, राज्य के गृह मंत्री जो है वो दावा कर रहे हैं और जो सरकारी साइट पे आंकड़े हैं केंद्र सरकार के, डबल इंजन का ये दावा करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। राजीव चक्रवर्ती जी वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है भाजपा के, 96% का ये दावा कर रहे हैं। इस साइट पे आप देख लीजिए, पूरे देश का जो औसत आंकड़ा है वो 71% का है। तो इन्हीं आंकड़े इनको झुठला रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। मेरा तो यही सवाल है, जब डबल इंजन की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब 15 से 18 तक तो इनकी सरकार थी, जब 18 लाख का लक्ष्य था तो केवल 2,37,000 लाख आवास क्यों बने? 15,67,000 जो हितग्राही हैं जिनको ये छत नहीं दे पाए, उनसे ये माफी कब मांगेंगे? मूल बात अमित जी, जो अनिल जी ने कहा, केवल आंकड़े फेंक देने से, आप दावा कर देने से भला नहीं कर पाएंगे। आपका कंप्लीशन रेट क्या है? कितने लोगों को आपने वास्तविक रूप से लाभ पहुंचा पाए? 2011 के बाद से इस देश में जनगणना नहीं हुई, रोक दी गई है। नए हितग्राहियों का चयन कैसे होगा? 2011 में जो नाबालिग था 12, 13, 14 साल का, आज वो अलग परिवार हो गया है, उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, उन हितग्राहियों को लाभ कब मिलेगा? आप असल चीज से असल ध्यान भटकाने के लिए, अपनी नाकामी ढकने के लिए इस तरह से केवल दावे करेंगे तो कैसे चलेगा? अभी कह रहे थे छत्तीसगढ़ का औसत खराब है, मैं दर्जनों नाम गिना दूं जो भाजपा शासित राज्य हैं जहां 25%, 30%, 36%, 33% जो सक्सेस रेट है। और ये केवल पीएम आवास नहीं, नल जल योजना की क्या स्थिति है? 2021 तक पूरा होना था, 2028 तक लक्ष्य को आगे कर दिया गया। स्मार्ट सिटी की क्या स्थिति है? जो भाजपा के सांसद गोद लिए थे गांव, उन गांव का क्या हुआ? तो हर मामले में देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूं, जो आवास प्लस को मिलाकर जो संशोधित लक्ष्य तय किया गया है वो मिला के 18 लाख का लक्ष्य है। और यहाँ के भाजपा के नेता ये दावा करते हैं कि पिछले 1.25 साल की सरकार में हमने 18 लाख बना दिया। तो ये फर्जीवाड़े से प्रदेश की जनता का भला नहीं हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आज रेत के दाम 5 गुना बढ़ गए, सीमेंट के दाम 1.5 गुना हो गए, स्टील सरिया कहाँ जा रहा है वो तो दिख ही रहा है। तो 1.5 लाख में आवास बनाना, पक्का आवास बनाना, पक्का छत मुहैया कराना संभव नहीं है। ये राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। हमारी सरकार थी, जब केंद्र ने जनगणना नहीं कराया तो हमने आवास न्याय योजना शुरू की, यहाँ के हितग्राहियों को चिन्हित करके हमने नए आवास दिए, क्योंकि जो हितग्राही छूट गए हैं 11 के बाद से, जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए सरकार की योजनाओं का। तो उस दिशा में यह प्रयास करे और सार्थक प्रयास करे। और सबसे पहले जो आंकड़े केंद्र सरकार की साइट पे है, जो पोर्टल पे दर्ज है, उनको ये सरकार जवाब दीजिए राजीव जी, ये केंद्र क्या सरकार के अपने ही आंकड़ों से झुठला रही है भाजपा? जी, राजीव जी से जवाब लेते हैं। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, आंकड़ों के मायाजाल में अगर सुरेंद्र जी खुश होते हैं कि उनकी सरकार की थी, संयुक्त प्रयास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ आवाज जो स्वीकृत ना हुए हो, अभी हुए हो, अगर वो उसका क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन जनता ने किसे क्रेडिट दिया? अमित जी, मूल बात यह है, तो जनता ने क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, स्वावलंबी आवास योजना, जितने भी आवास योजना है उसे भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। ठीक है, हम आंकड़ों की बाजीगरी में जाए, हो सकता नहीं स्वीकृत हुए हो। दोनों, जैसे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आपकी सरकार, ये फुटबॉल खेलने में बहुत सारे हो सकता है हितग्राही भ्रमित हो गए हों और वो अपने वित्तीय व्यवस्था से बना लिए हों। लेकिन ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन अंतोगत्वा जो मूल बात है कि हितग्राहियों को इसमें लाभ मिलना चाहिए। और जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनके आने से जो वातावरण बन रहा है आवास के दिशा में, तो एक आवास क्रांति की ओर चल पड़ा है छत्तीसगढ़। अगर सुरेंद्र जी इसमें खुश होते हैं कि उनके आंकड़ों को भी हम ले लेते हैं, ठीक है, चलिए, सरकार तो सरकार है, अब उसमें लोग बदल जाते हैं। आपकी सरकार ने भी हो सकता प्रयास किया हो, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन जो आवास क्रांति की बात होती थी, जो एक स्वप्न लगता था कि गरीब आदमी अपना मकान कैसे बनेगा, वो दूर की कौड़ी होती थी। वो दूर की कौड़ी नहीं है, वो आज अपने हाथ में है। और हम और आप मिलकर भी उसकी ओर प्रेरित करें कि नए से नए लोग और आवास बने। तो जो आवासहीन लोग हैं वो अपने आवास पर जाए। और देश में एक आवास की बहुत बड़ी समस्या है। देश की एक बहुत बड़ी संख्या किराए के मकान में रहती है। और ये भी एक समस्या है कि बहुत सारे मकान वो खाली पड़े हैं, वहां पे लोग आश्रय नहीं ले सकते। तो ये जो विसंगति है वो इस आवास क्रांति से दूर हो सकती है। और आपको मैं बधाई देता हूं, आपने एक बहुत अच्छा विषय रखा है। और सुरेंद्र जी को भी मैं बधाई देता हूं, उन्होंने अच्छी बातें कही कि जो 18 लाख थे उसको कब स्वीकृत हुआ, इसे कौन गिनेगा। चलिए, हम आपको दे देते हैं क्रेडिट, आपने बनाया, हमने बनाया। कुल मिलाकर इस जनता, इस दरिद्र नारायण का अपना आवास होना चाहिए और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अनिल चौबे जी, आपने देखा किस तरह से क्रेडिट वॉर चल रहा है। लेकिन एक बड़ा संवेदनशील विषय इसमें यह भी आता है अनिल जी कि
लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें इस पूरी योजना को लेकर के मिली, मॉनिटरिंग की कहीं कहीं खामियां देखी गई, लेकिन अब क्या अहम कदम होने चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से कि 13 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़े संख्या में आवाज दिए जाने का दावा होगा, वो सिर्फ कागजों में ना हो बल्कि धरातल पर भी वो दिखे। अनिल जी, बहुत अच्छा आपने पूछा, मैं ये बोलने वाला था जी कि कल ही या आज शायद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर 1 रुपए भी कोई कलेक्टर घूस लेगा या उसके इलाके में अगर ये मकान ठीक से नहीं बना पाएगा तो मैं सस्पेंड करूंगा। ये एक मैसेज है। और मेरा ये तमाम IAS अधिकारियों से निवेदन है और मैं कहता हूं कि भाई साहब, इन कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार नहीं ही करो। ये उन गरीबों का मकान है, ये उनकी नल जल योजना है, उनको प्रकाश मिलना है, जिनसे तुम उसमें क्या भ्रष्टाचार करना चाहते हो। भ्रष्टाचार करने के लिए आपके पास बहुत से वो हैं, यहाँ तो कम से कम छोड़ दो। जिस तरीके से इन्होंने शौचालय को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ, इसमें शर्म आना चाहिए इन अधिकारियों को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और उस पैसा को ले जाके क्या कर लेंगे। तो आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी महसूस किया कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उन्होंने भी कड़ा संदेश दिया है सारे कलेक्टरों को कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से हितग्राहियों के मामले में भ्रष्टाचार ना हो और ना ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और सही तरह से मॉनिटरिंग भी हो, कड़ी कार्रवाई भी हो, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो फ्लैगशिप योजना है इसका लाभ हर हितग्राही को मिलेगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुद्दा आज का में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।